नमस्कार। क्या आपको भी नींद में खर्राटे लेने की आदत है? थोड़ी देर के लिए दिन में अगर आपसे कोई बात ना करे, आपको थोड़ा सा शांत बैठना पड़ जाए, तो दिन में बैठे बैठे खर्राटे आने चालू हो जाते हैं। या फिर चलने में सांस भरने लग गई है। आपकी भी यदि नाक बंद रहने लग गई है, मुंह से अगर आप श्वास भरने लग गए हैं, या फिर आपको पूरे दिन आलस या तंद्रा का आभास होता है। जी हां, एक बहुत ही बेकार सी समस्या, जिस समस्या के ये सारे लक्षण हो सकते हैं, समस्या का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते सोते आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आप एकदम से हड़बड़ा करके जाग जाते हैं, या फिर आप पूरे सोने के समय में पूरी रात में लगभग 20 से 22 बार अपनी करवट इधर उधर करते रहते हैं। पूरी रात आप सोते रहेंगे, लेकिन जब आप सवेरे जागेंगे तो आज आपको सोने के बाद जो ताजगी महसूस होनी चाहिए, आपको वो ताजगी नहीं महसूस होगी। कारण क्या होगा कि पूरी नींद आपकी अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। नींद में आपको जो साउंड स्लीप का आभास होता है, जिससे आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर को जो विश्राम मिलता है, जो आराम मिलता है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जी हां, आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के नेचुरल मैनेजमेंट के बारे में। किस तरीके से आप इस समस्या को स्वतः घर पर रहते ही सही करने का प्रयास कर सकते हैं, और अगर आपने सही दिशा में सही प्रयास किया तो निश्चित ही इस समस्या से आप पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब क्या होता है। स्लीप का मतलब हो गया नींद। एपनिया का मतलब, निया का मतलब होता है ऑक्सीजन, हवा, श्वास। ए का मतलब होता है नहीं। सोते समय ऑक्सीजन अगर आपके नासिका मार्ग से जो आप हवा भर रहे हैं फेफड़ों तक जा रही है, वो हवा सोते समय अगर आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचे, और फेफड़ों में अगर हवा नहीं पहुंचेगी तो फेफड़ों में जो शुद्धिकरण के लिए खून आता है, वो खून ऑक्सीजन को कहां से ले पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाली हवा तो फेफड़ों में नहीं पहुंच रही। तो सोते सोते शरीर में, मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन होता है, ऑक्सीजन की कमी जो होती है, उस कमी को बोला जाता है स्लीप एपनिया। ये इसके आगे अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लगा दिया जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि ये सोते समय जो आपके शरीर में ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसका कारण है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन। और ये ऑब्स्ट्रक्शन जो हो सकता है, ये आपके नासा मार्ग से चालू हो सकता है नेजल पॉलिप आपको हो सकता है एलर्जिक राइनाइटिस हो रही हो सकता है एलर्जिक साइनसाइटिस हो सकता है एलर्जिक राइनोट्रैकियाइटिस हो, या यह भी हो सकता है कि एलर्जिक राइनोट्रैकियोब्रोंकाइटिस हो। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस ज्यादा होना चालू हो जाते हैं। एक कारण और होता है, जिसमें आप जब सीधे लेटते हैं, सीधे लेटने के बाद आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपके गले को दबाना चालू कर देता है, और इस तरीके से अगर गला दबना चालू हो जाएगा तो फिर आपको श्वास को भरने में इस तरीके से खर्राटे आना चालू हो जाएंगे। और अगर ये खर्राटे आपको आना चालू हुए तो आज नहीं तो कल आपको स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक जिनको टॉन्सिल्स की बहुत ज्यादा समस्या होती है, जिनको रिपीटेटिव टॉन्सिलाइटिस होती रहती है, ऐसे लोगों को भी स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक जो आजकल जो चेस्ट फिजिशियंस हैं या पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो आपके फेफड़ों की समस्याओं को देखते हैं,
वो ये कहने लग गए हैं कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा वजन वाले लोगों को भी स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको अगर इसको मैनेज करना है तो प्रॉपर मैनेजमेंट स्लीप एपनिया का जो हो सकता है वो होगा, आप किसी भी प्रकार से अपने वजन को संयमित रखने की कोशिश करें। वजन को कम करने के साथ साथ अगर कैसे भी करके आप फॉलो अप कर पाएं तो ये आपके जो डबल चिन अगर आ रही है, डबल चिन का मतलब होता है आप ऐसे करो तो आपकी चिन जो है वो आपके गले को दबाना चालू जब कर देती है। बहुत सारे लोगों को होता ना, ये चिन लटक जाती है नीचे की तरफ, ये भारी भारी हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसको कम करने का प्रयास सबसे पहले करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको टॉन्सिल्स को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपको ओरल इनहाइजीन की प्रॉब्लम है तो आपको ओरल कैविटी को बिल्कुल क्लियरली साफ करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी ऐसी समस्या से ग्रसित हैं जिसकी वजह से आपकी नाक बंद रहती है तो आपको अपनी नाक को खोलने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपकी नासिका पूरे तरीके से खुल जाएगी तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो स्लीप एपनिया हो रहा है इसमें आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो ये होते हैं कुछ पैरामीटर जिनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके सही करने का प्रयास करेंगे। और कौन से पैरामीटर को आपको ठीक करना है ये आपकी इस स्लीप एपनिया की जो वजह है, इस वजह को पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि स्लीप एपनिया का कारण अगर मान लीजिए नेजल पॉलिप हैं और अपन चाहें कि टॉन्सिल का ट्रीटमेंट करने से स्लीप एपनिया को आराम मिल जाए, नहीं मिलेगा। स्लीप एपनिया का रीजन अगर आपका गला एकदम से भारी होकर के, गला चौक होकर के अंदर से जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका चौकेज अगर है, उसकी वजह से अगर आपको स्लीप एपनिया हो रहा है और आप चाहें कि आप नैती करते रहो, नैती से आपको आराम मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको कॉज रिलेटेड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कॉज रिलेटेड जब ट्रीटमेंट करेंगे तब आपका स्लीप एपनिया जो है ये पूरे तरीके से खत्म हो पाएगा। अगर आपने कॉज रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं किया है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करते रहिए, इससे आपको थोड़ा बहुत आराम होता रहेगा। तो हम यहां समझे कि स्लीप एपनिया एग्जैक्टली होता क्या है जी। तो अब हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। स्लीप एपनिया के लक्षणों में पहला लक्षण जो होगा वो होगा आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और अगर नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो पूरे दिन आपको आलस आलस सा लगता रहेगा। आपको थोड़ा सा भी समय मिलेगा आपको लगेगा थोड़ा सो लेते हैं, या फिर आप अगर कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी आपको शांत छोड़ दिया जाएगा तो आपकी आंखें बंद होकर के आप वहीं खर्राटे लेना चालू कर देंगे, वहीं स्नोरिंग आना चालू हो जाएगी। या फिर जो लक्षण इसके होते हैं, ऐसा अगर आपके साथ होना चालू हुआ है तो कृपया करके आप अकेले में कभी गाड़ी ना चलाएं, या फिर अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं तो आपके बगल में जो बैठा हुआ है उसको आप प्रॉपर तरीके से निर्देशित कर दें कि वो आपसे बात करता रहे लगातार। क्योंकि अगर वो चुप बैठा तो 5 मिनट के बाद आपको नींद आना चालू हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी समस्या होती है आजकल। ये जो एक तरीके से बोला जाना चाहिए कि रोड पर चलते हुए जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें एक कारण ये भी अब धीरे धीरे करके सम्मिलित होना चालू हो गया है। तो स्लीप एपनिया का अगर आप केस हैं तो आप अकेले तो प्लीज गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। और अगर आप किसी के साथ हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं तो उनको पहले से बोल के रखें कि लगातार बातचीत करते हुए आप गाड़ी चलाएं, ताकि आपका माइंड जो है वो लगातार बातों में बना रहे और आप पूरा फोकस अपनी ड्राइविंग पर भी करें ताकि आपको नींद ना आए। नहीं तो आपको अगर नींद आई तो नींद में गाड़ी चलाने से तो क्या होता है हम सब जानते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि लक्षणों में और कौन सा लक्षण मिलेगा आपको। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन होना चालू होता है। स्लीप एपनिया में डिप्राइवेशन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी होना चालू होती है। और अगर स्लीप एपनिया हो रहा है, आपको ऑक्सीजन की कमी होना चालू हुई है,
तो उस कमी की वजह से आपका शरीर पूरे दिन टूटा टूटा सा रहना चालू हो जाएगा। आपकी पिंडलियों में दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द होगा, आपकी आंखें हमेशा भारी रहेंगी, आपको हमेशा आलस की प्रवृत्ति बनी रहेगी। शरीर के स्वास्थ्य का एक लक्षण होता है अनालस्यम शरीरस्य, यहां आपको आलस आना चालू हो जाएगा। तो ये होंगे स्लीप एपनिया के विशेष लक्षण। और इसमें आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपको चिड़चिड़ाहट छूटना चालू हो जाएगी। सोमेटिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगी, जिसमें आपको एंजाइटी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आपको एसिडिटी रहना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपकी मन की स्थिरता जो है वो धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाएगी और आपके एंगर का लेवल जो है, जो आपके क्रोध का लेवल है, वो बढ़ना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से भी और बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाती हैं। तो ये होते हैं लक्षण जो स्लीप एपनिया में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्लीप एपनिया का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर सोते समय हमारी सांस रुक जाए तो क्या हो सकता है, क्योंकि सांस जब रुकती है तो आयु को पूरा मान लिया जाता है। यही आयु के पूरे होने का एक लक्षण श्वास का रुकना ही है कि अब ये नहीं रहे। कब बोला जाता है? जब सांस चलना बंद हो जाती है। अब सांस नहीं चल रही, बोले अब ये नहीं रहे। तो सांस नहीं चल रही केवल दो ही कंडीशन में होता है, या तो कोई सांस रोक के बैठ गया है, जो योगी जैसे होते हैं ना, 2 मिनट 3 मिनट के लिए सांस को रोक सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो सांस को आजकल जो प्रयास कर रहे हैं वो रोक सकते हैं। 1 मिनट तक तो अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया कि 60 सेकंड तक अगर आप सांस को अंदर भर के रोक सकते हैं तो आपके फेफड़े मजबूत हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है तो 2 मिनट तक भी सांस को आसानी से रोका जा सकता है। तो ये तो हो जाएगा फिजियोलॉजिकल, और पता लगा वो सांस भरना छोड़ना ही बंद हो गया है, हार्ट ही काम करना बंद अगर कर गया है, ऐसी अवस्था में माना जाता है कि अब ये नहीं रहे। तो अगर श्वास की कमी हुई या श्वास आपके सोते सोते रुकी, उसकी वजह से आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन माना जाएगा स्लीप एपनिया का। और स्लीप एपनिया में सामान्य तौर पर होता यही है कि रात को सोए और रात को एकदम से बेचैनी बेचैनी सी लगी, लेकिन ब्रेन ने कोई ऐसा रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाया कि आपके शरीर को ब्रेन जगा पाता। और अगर आप जागे नहीं तो सोते ही बहुत सारे लोग रह जाते हैं और लोगों को लगता है कि रात को पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ब्रेन हमेशा ही एक फेनोमेना जनरेट करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम सो रहे थे, हमको किसी ने लात मार दी तो हम पलंग से गिर गए, ऐसा हमको महसूस हुआ और हम हिले और जाग गए। या फिर हम रास्ते में चले जा रहे थे और गड्ढा आया, हम गड्ढे में गिर गए और हम एकदम से जागे तो हमें लगा कि नहीं, हम तो सुरक्षित हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स होता है, ये ब्रेन का एक रेस्पॉन्स होता है जो ब्रेन आपकी ऐसी कंडीशन से पहले ही नींद को खुलवा देता है। अगर ब्रेन इस रेस्पॉन्स को जनरेट करने में थोड़ा सा भी लेट हुआ, कि थोड़ी सी देरी हुई और उधर दुर्घटना घट गई, तो ब्रेन अगर ये रेस्पॉन्स जनरेट करा देता है तो ब्रेन आपको बचा ले रहा है। अब हम बात करते हैं कि स्लीप एपनिया का मैनेजमेंट किस तरीके से लोग बता रहे हैं आज। तो जो डॉक्टर्स को अगर हम विजिट करते हैं और उनके पास जाकर के जो स्लीप एपनिया के मैनेजमेंट के बारे में जब बात करी जाती है तो एक मशीन का उपयोग कराते हैं। वो मशीन होती है सीपैप या फिर बाईपैप मशीन। इसमें क्या करते हैं कि डेफिनेट प्रेशर के साथ नाक से होते हुए हवा को फोर्सिवली फेफड़ों की तरफ भेजा जाता है। तो आपका जो नेजो ट्रैकियल ट्री है वो आपका बिल्कुल खुला हुआ रहेगा, क्योंकि फोर्स से आपके फेफड़ों में हवा फेंकी जा रही है। और फोर्स से अगर फेंकी जा रही है तो फिर चौकेज नहीं आएगा। अगर चौकेज नहीं आएगा तो फिर वो जो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा था कहीं पर, वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह से आपको धीरे धीरे करके ये स्लीप एपनिया की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे वो आना कम हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या हो जाएगी कि जो आपको पहले स्लीप एपनिया हो रहा था, अब आपको मशीन की आदत लग गई है, तो आप बिना मशीन के
और ज्यादा बेचैनी महसूस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस मशीन को उपयोग में बिना लिए हुए भी कोई इलाज हो सकता है क्या। तो सामान्य तौर पर वही डॉक्टर जो इस मशीन का उपयोग आपको सजेस्ट करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप 5, 7, 10 किलो वजन कम कर लीजिए, आपको कुछ आराम और मिलेगा। तो स्लीप एपनिया का पूरा मैनेजमेंट है जिसमें आप वजन भी कम करवाएंगे और जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल था या जहां आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, उस ऑब्स्ट्रक्शन को आप धीरे धीरे करके कम करना चालू कर देंगे। और स्लीप एपनिया में जो सीपैप या बाईपैप मशीन थी, उसका उपयोग भी आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं और बिना मशीन के आपका स्लीप एपनिया पूरे तरीके से बिल्कुल ठीक हो सकता है, अगर आपने अच्छी दिशा में अच्छे प्रयास कर लिए तो। अब हम जानते हैं कि ये कौन से प्रयास होंगे जिसकी वजह से आपका स्लीप एपनिया धीरे धीरे करके पूरे तरीके से खत्म हो सकता है। तो सबसे पहला जो हम मैनेजमेंट देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पहले सिंपल मैनेजमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करने का काम करना है। सबसे पहले हम एम ऑफ ट्रीटमेंट इसमें जो मानेंगे कि हमें कौन से एम को अचीव करना है, वो एम क्या रखना है इसमें। तो हम एम रखेंगे अपने शरीर का शुद्धिकरण। शरीर को जहां जहां शरीर में गंदगी डिपॉजिट हो रही है, उस गंदगी को शरीर से निकालेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। सारे के सारे रोग, चाहे वो स्लीप एपनिया ही क्यों नहीं हो, क्यों होता है? क्योंकि शरीर में मल जो है वो कुपित होना चालू हो जाता है। तो आप उस कुपित होते हुए मल को शरीर से बाहर निकालने का काम करिए। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है सर्वे रोगः मलावसा। तो सारे के सारे रोग अगर मल के बसने की वजह से होते हैं, तो आप बसते हुए मल को सबसे पहले निकालेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी शरीर की पूरी शुद्धि क्रियाओं का उपयोग करते हुए शरीर का शोधन करना है। शुद्धि क्रियाओं में आप पानी की नैति कर सकते हैं, आप पानी पी के वॉमिटिंग कर सकते हैं, अगर आपको बीपी की या हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सीखा हुआ है तो आप रबर की नैति या सूत्र की नैति भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते हैं या आपने प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के सीखा हुआ है, तो सप्ताह में एक बार अपनी आंतों को साफ करने के लिए आप अनीमा ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, ये चिकित्सा का प्रक्रम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आप शुद्धिकरण तो आपने कर दिया, अब करने के बाद शरीर शुद्ध रहे, उसके लिए शरीर में गंदगी किस चीज से फैलती है? शरीर में मल का दूषित होना जो है वो कब होता है? क्या माना जाता है? मल किसको मानते हैं? मलिनीकरण इति मलः। जो शरीर को मलन करे, मलिन करना चालू कर दे, उसको मल माना जाता है। तो मलिन अगर कोई चीज कर रही है, वो अगर आपके शरीर में जमा है, तो आप उसको निकालना चालू कर दीजिए। और निकाल दिया अगर आपने, तो दोबारा आपके शरीर में मल इकट्ठा ना हो, इसके लिए आपको आहार के नियमों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करना पड़ेगा। तो बहुत मोटे आटे की रोटी और उबली हुई सब्जी का उपयोग अगर आप करते हैं, ताजी सब्जियों का सलाद और ताजे फल का अगर आप उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपने वजन को भी कम कर पाएंगे और शरीर में जमा होते हुए मल को निकालने के बाद आप दोबारा शरीर में मल के जमा होने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही इफेक्टिव रहेगा ये प्रोसेस। आपको खाने को बहुत ज्यादा चबा के खाना है। खाने को चबा के खाने से क्या होगा? एक तो खाना अच्छे तरीके से पचेगा, दूसरा जितना ज्यादा चबाएंगे, ये जो एरिया है ये ज्यादा से ज्यादा चबाने की वजह से धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। और यहां से अगर मान लीजिए जो मूवमेंट यहां आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चलाएंगे यहां, तो यहां ये मसल्स का व्यायाम होगा, मसल की एक्सरसाइज होगी। धीरे धीरे करके यहां पर जो फ्लेसिडिटी मसल्स पे आ रही थी वो कम होना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो कम होना चालू होगी, तो यहां ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रहा था एयरवे का, वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। आपको स्लीप एपनिया में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सामान्य ऐसी चिकित्सा जो घर में आप आराम से स्लीप एपनिया के लिए कर सकते हैं, वो क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहली चिकित्सा तो होगी, आप कैसे भी करके नैति जरूर करिए, पानी की नैति। जल नैति का पूरा वीडियो है, जल नैति बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप सर्च करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। आप अच्छे तरीके से उस प्रोसेस को समझ लीजिए और उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करिए।
बहुत ही बढ़िया रहेगा। जल नेति से आपके नेजल मेम्ब्रेन जो है ना वो धीरे धीरे करके साफ होना चालू हो जाएंगी और इंटरनल नेजल सेप्टम जो होता है वो भी साफ होना चालू हो जाएगा, क्लीन होना चालू हो जाएगा। तो आपका नेजल एयरवे जो है वो तो कम से कम धीरे धीरे करके साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और ये बिल्कुल चिकना बना रहे। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिसको नस्य माना जाता है, नस्य बोला जाता है, प्रतिमर्श नस्य बोला जाता है। नस्य का भी वीडियो होगा, नस्य बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से उस नस्य का प्रयोग करिए। नस्य को बोला जाता है आप गाय का घी या बादाम रोगन तेल या षटबिंदु तेल या अणु तेल 2-2 बूंद नासिका मार्ग में डाल करके अच्छे तरीके से नासिका मार्ग को मसल करके, चिकनाई जो है वो नासिका मार्ग के अंदर वाली दीवारों पे अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए, उसका अभ्यास आपको कम से कम दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। साथ में एक बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया होती है जिसको फेशियल स्टीम बोला जाता है, जिससे नाक से होते हुए, नासिका मार्ग से होते हुए गरम गरम हवा जो है फेफड़ों तक जाती है। तो वो गरम हवा जब फेफड़ों तक जाती है तो आपके नासिका मार्ग से लेकर के फेफड़ों के अंदर के वायुकोश के अंदर की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में अंदर की तरफ चिपका हुआ बलगम या श्लेष्मा जो होता है वो गर्मी की वजह से वहां से पिघलना चालू होता है और कफिंग रिफ्लेक्स भी जनरेट होता है। उस कफिंग रिफ्लेक्स की वजह से धीरे धीरे करके वो छूट करके बाहर आना चालू हो जाता है। उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ही फायदेमंद प्रक्रिया है। सफेदे के पत्ते पानी में डाल करके उबाल करके उसकी भाप लेनी है। तो फेशियल स्टीम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा ये वीडियो है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप अच्छे से देखेंगे। अगर आप क्या करना है मैंने यहां बता दिया, लेकिन उसको कैसे करना है अगर आप ये अच्छे तरीके से फॉलो कर लोगे तो ही आराम मिलेगा। क्योंकि आपको खाना खाना है ये तो बता दिया, लेकिन कैसे खाना है अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। आपका खाना खाने के बाद भी अपच हो जाएगी और खाना खाने के बाद भी आपकी समस्याएं पूरे तरीके से सही नहीं होंगी। इसलिए व्हाट टू डू को हाउ टू डू भी सीखना जरूरी है। क्या करना है आप समझ गए, अब उसको करना कैसे है, उस कैसे के लिए अलग अलग मैंने वीडियोस पहले इसी चक्कर में बनाए हुए हैं कि आप हर चीज को बहुत प्रॉपरली समझ लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छी प्रक्रिया और होती है जिसको आयुर्वेद में गंडूस बोला जाता है और अंग्रेजी में उसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं। ऑयल पुलिंग की प्रक्रिया कौन सी है, जिसमें आप 1 चम्मच सरसों का तेल या नारियल का तेल या फिर सर्दियों का समय अगर है तो तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल आपको मुंह में भरना है और मुंह में भरने के बाद उस तेल को धीरे 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 करके आपको मुंह में चलाना है। ये पूरा चलेगा, जितना आप चला सकते हो, कम से कम 5 मिनट और पॉसिबल अगर हो जाए तो 10 मिनट का प्रयास अगर आप इसको करने में लगाते हैं और इसको अगर आप एक बार रात को सोने से पहले 10 मिनट और एक बार अगर आप सवेरे सवेरे मंजन करने के बाद 10 मिनट इस प्रक्रिया को करते हो, आपको अगर खर्राटे आ रहे हैं, आपको खर्राटों में 10 दिन में ही बहुत अच्छा आराम मिलेगा अगर आप नेति, नस्य और इस गंडूस का उपयोग करते हैं, इस ऑयल पुलिंग का उपयोग आप करते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। सफेदे की भाप का उपयोग आपको बता दिया। अब रह जाता है कि एक ऐसी चिकित्सा जो आप इस समस्या में करेंगे और आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, वो है आप गले पर इस हिस्से पर गरम ठंडा सेक करिए। गरम ठंडा सेक, गरम पानी के गीले कपड़े और ठंडे पानी के गीले कपड़े से अगर आप इस जगह पर गरम ठंडा सेक करेंगे तो ये जो यहां भारीपन है, यहां जो डबल चिन आ रही है, इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन अंदर की तरफ फील हो रहा है, यहां जो टॉन्सिल्स आपके बढ़ करके अंदर की तरफ फूल करके आपके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करा रहे हैं, इनमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा और वो ट्रीटमेंट भी आपके लिए बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। तो अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस ओवर थ्रोट और इसके बाद थ्रोट पैक। थ्रोट पैक का मतलब होता है वेट सीट पैक होता है, गीला कपड़ा आपको
ऐसे करके गले पर बांधना है और ऊपर से मफलर आपको गले पर लपेट लेना है। उसको 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। इसको वेट सीट पैक माना जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिवली जिस जगह पर लगाया जाता है उस जगह पर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के बाद उस जगह की जो ऑर्गन्स की एफिशिएंसी है उनको बढ़ाने का काम करता है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आप आसानी से इसको घर पे कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि आप ऐसा और क्या करें कि आपके जो पूरे दिन में आपको जो लक्षण आ रहे हैं रात को नहीं सोने की वजह से, वो लक्षण किस तरीके से आप कम कर सकते हैं। तो प्राणायाम एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आप इन समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सीधे सीधे जैसे आपके रात को आपको सांस नहीं आने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप रोज कमाने और रोज खाने की अवस्था में हैं। लेकिन अगर आप पहले से 4 दिन का कमा करके आपने अगर रख दिया है, जैसे अकाल आने वाला है 2 महीने बाद, और आपने आज ही वो 2 महीने के बाद 2 महीने का जो अकाल का फेज रहेगा, उस 2 महीने के बाद के जो 2 महीने हैं उसकी व्यवस्था अगर आपने आज कर ली है तो उस समय आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक वैसे ही अगर रात को आपको सांस भरने में दिक्कत होती है, सोते समय अगर आपकी श्वास अटकती है, तो आप इसको थोड़ा सा असिस्ट कर सकते हो दिन में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सैचुरेशन करा करके। तो अगर दिन में आप प्राणायाम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो रात को जो ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की वजह से पूरे शरीर के अंगों में जो एकदम से कमजोरी की वजह से पूरे दिन आलस का रहना, पूरे दिन थकावट बनी रहना, ये जो रहती है, आप इस समस्या को तो कम से कम रोक सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सवेरे प्राणायाम कर लिया तो रात को अगर आपको सांस रुक भी रही है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सांस का रुकना तो आप कितना भी प्राणायाम करते रहो, अगर आप ऐसे करके सांस, जैसे होता है ना कि पिक्चरों में आपने देखा होगा कि अगर किसी को मारना होता है तो मुंह पर और नाक पर तकिया रख के ऐसे करके जोर से दबा देता है और थोड़ी देर के बाद भड़बड़ाहट छूटती है, हाथ पैर पटकता है कोई और थोड़ी देर के बाद हाथ ऐसे करके फैला देता है। इसका मतलब अब वो नहीं रही। तो ऐसी वाली स्थिति अगर आपको खूब कितना भी प्राणायाम करते रहिए, लेकिन अगर रात को आपको ऑब्स्ट्रक्टिव कहीं कोई ब्रीदिंग एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सांस भरने में दिक्कत आएगी तो रात को तो उस समय आपको समस्या आएगी ही। ये जरूर है कि लगातार प्राणायाम करने की वजह से आपकी ये रात की जो समस्या लगातार रोज रहती थी, ये धीरे धीरे करके एक समय आएगा कि ये आना ही बंद हो जाएगी, ये समस्या होना ही खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया रहेगा। तो प्राणायाम में आप कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं? नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, क्योंकि जनरली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं और अगर हम किसी को बोलते हैं प्राणायाम करते हैं, हाँ करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, हाँ हम तो करते हैं। कितनी देर करते हैं? 3 मिनट कर लेते हैं जी। और फिर अगर उनसे पूछो कैसे करते हैं तो वो फिर अब अगर ऐसे करके प्राणायाम कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो आप कतई मत करिए। क्योंकि अगर प्राणायाम को आपने असहज होकर के किया है तो प्राणायाम आपको फायदे की जगह नुकसान कर देगा। तो आप प्राणायाम किस तरीके से करें, आप प्राणायाम में सहजता किस तरीके से बनाकर रखें, इसके लिए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूरा वीडियो है। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा सर्च करेंगे, आप पूरा उसको समझ लीजिए और उसके हिसाब से नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट के लिए करिए। दूसरा होता है डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लीजिए और कम से कम 100 बार डीप ब्रीदिंग सवेरे और 100 बार डीप ब्रीदिंग आप शाम को जरूर करिए। ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस रहेगा। इसके साथ में अगर आप कर सकते हैं और आपने सीखा हुआ है तो उज्जाई प्राणायाम और होता है, तो उज्जाई प्राणायाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा आपको मिल जाएगा। तो आप उस प्राणायाम को भी समझ करके अच्छे तरीके से उस प्राणायाम का अभ्यास करिए, आपको बहुत बढ़िया आराम मिलना चालू हो जाएगा। अगर आपने अब आपका चिकित्सा हो गई, चिकित्सा में आपने सफेदे की भाप और गले पर गर्म ठंडा सेक कर लिया, आपका प्राणायाम हो गया। इसके बाद आपके होम रेमेडीज आपको बता दी क्या क्या करना है। आहार चिकित्सा आपकी हो गई, आपको क्या क्या करना है। आहार चिकित्सा में कोई भी वो आहार आप बिल्कुल मत लीजिए जो आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है, बड़ा नुकसान करेगा वो आहार। अब हम एक विशेष चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है
कि रात को सोते समय हम थोड़ा सा कोशिश करें कि गर्दन हमारी ऐसे ना हो जाए। तकिया हमने यहां लगाया हुआ है, गर्दन ऐसे अगर हो गई है, अब दिक्कत आना चालू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहां कुछ ऐसे करके ये डॉर्सीफ्लेक्शन की अवस्था में आपको सोना है, ताकि आपका एयरवे जो है ना खुला हुआ रहे, अच्छे तरीके से आप सांस भर पाओ। और कोशिश आप करो तो थोड़ा सा स्लैंट में सोना चाहिए आपको, स्लैंटिंग में हल्का सा, जैसे आप 2-3 तकिए, आजकल तो स्लैंट पिलो आना चालू हो गया है, वो इस तरीके से जैसे हॉस्पिटल में बेड होता है ना, ऐसे करके उठा देते हैं तो आपकी पीठ से आप थोड़ा सा उठे हुए रहते हैं। ऐसे ही एक बेड आने लग गया है जिसमें आपके पैर से नीचे तो आप बिल्कुल सीधे हैं और कमर से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ऐसे करके रहेगा वो, ऐसे इतना, तो ऐसे करके आप लेटे रहेंगे और ये आपका पैर सीधा रहेगा। ऐसे करके आपका सिर जो है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा और उसमें आप एक तौलिया को गोल गोल रोल करके यहां लगा लीजिए। ये डॉर्सीफ्लेक्स करा के अगर आप सोते हैं तो आपके जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवेज में वो कम से कम होगा और आपको ये स्लीप एपनिया की वजह से जो तकलीफें हो रही हैं वो कम होना चालू हो जाएंगी। मैं तो फिर भी एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको अभी स्लीप एपनिया हो गया है और आपको रात भर में पूरी नींद नहीं हो पा रही है, आपको बार बार करके खर्राटे की वजह से करवट लेना है या फिर आप बार बार करके चौक करके उठ जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप कुछ समय के लिए सीपैप बाईपैप का यूज जरूर कर लीजिए। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि हम इसका उपयोग करेंगे तो इसको छोड़ कैसे पाएंगे, हमने सैकड़ों लोगों की सीपैप मशीन का उपयोग यहां छुड़ाया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन को खतरा है तो आप सीपैप बाईपैप का यूज कर लीजिए और कुछ समय के बाद अगर आपको छोड़ना हो तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपके उस सीपैप के यूज को धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म करवा देंगे और आपकी स्लीप एपनिया की जो समस्या है, अगर आपने अच्छे तरीके से फॉलो किया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम तो आपकी केवल मदद कर सकते हैं और आपकी मदद हम तभी कर पाएंगे जब आप खुद की मदद करने के लिए पहले अपने आप को मना लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप मेहनत करो और हमें ठीक कर दो। अब हमारी मेहनत करने से अगर आप केवल हमारी मेहनत से ही ठीक हो जाते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि शरीर तो आपका ही है। हम तो केवल आपके शरीर को थोड़ा असिस्टेंस दे सकते हैं। नेचुरोपैथी में तो बिल्कुल क्लियरली ये बोला गया है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी नॉट टू ट्रीट द बॉडी। अगर डॉक्टर का काम असिस्टेंस है, डॉक्टर केवल आपकी बॉडी को असिस्टेंस दे सकता है, आपके शरीर को बता सकता है, एक मार्ग आपको बताया जा सकता है कि आपको इस मार्ग पर चलना है, आपको हाथ पकड़ करके उस मार्ग पर खींचा जा सकता है, लेकिन पैर तो आपको ही चलाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि गोद में लेकर के आपको उस रास्ते पे चलाया जाए। उतना अगर हम करेंगे ना तो वो हमारी बाइसेप बढ़ जाएंगी, हमारी कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपको और ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप ये एक्सपेक्टेशन जो डॉक्टर्स से रखते हैं वो ज्यादा ना रखें। आपको थोड़ा अपने आप को कैसे भी करके मना लेना है कि जो रूटीन आपको बताया जाए, अगर आप उस रूटीन का बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप कर लेंगे, निश्चित ही आपको बहुत बढ़िया आराम होना चालू हो जाएगा। आपको जो वीडियो में बातें बताई गई हैं, एक एक बात को आप गौर से सुनेंगे, एक एक बात को गौर से सुनकर के आप अपने जीवन में ढालेंगे अगर उसको, तो आपकी इस समस्या में बहुत अच्छे तरीके से आपका आराम आपको मिलेगा। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी समस्या रहे, कोई भी दिक्कत रहे, आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। धन्यवाद।